Hello students, welcome to my YouTube channel Notes Wale Dost, the one-stop place for all your CBSE class 10th notes and study guide. आज के वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। लास्ट 2 वीडियोस में हमने कवर किया था इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने देखी थी फ्रेडरिक सॉरो की पेंटिंग एंड अर्नेस्ट रेनन की डेफिनेशन ऑफ अ नेशन। देन हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था द फ्रेंच रेवोल्यूशन, जिसमें हमने देखा था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या हुआ था, क्या क्या रेवोल्यूशनरी चेंजेस उसकी वजह से आए हुए थे। हमने नेपोलियनिक कोड, जिसको द सिविल कोड ऑफ 1904 भी कहा जाता है, हमने वो भी बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। तो आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप एंड द एज ऑफ रिवोल्यूशंस, दैट इज़ फ्रॉम 1830 टू 1848। अगर डिटेल में देखें तो आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं द एरिस्टोक्रेसी एंड द मिडिल क्लास, व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर, अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815, रिवोल्यूशंस ऑफ 1830, कल्चर एंड नेशनलिज्म, रोमांटिसिज्म, 1848 द रेवोल्यूशंस ऑफ द लिबरल्स एंड द रिवोल्ट। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने के पहले आई वुड लाइक टू से कि प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल and please don't forget to click the bell icon so that you can get updated about the latest videos I upload. So let's get started. The making of nationalism in Europe. Mid 1700s Europe had no modern nations. वहाँ पे कोई भी मॉडर्न नेशंस नहीं थे. कंट्रीज़ लाइक जर्मनी, इटली, स्विट्ज़रलैंड वो डिवाइडेड इनटू मैनी किंगडम्स, डचेस एंड कैंटॉन्स. तो इनको छोटे छोटे रीजन्स में डिवाइड कर दिया गया था एंड यहाँ पे कोई भी नेशंस फॉर्म नहीं हुए थे. ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप वर अंडर ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज रूलिंग डाइवर्स एथनिक ग्रुप्स. तो यहाँ पे मोनार्कीज फॉर्म हो रखी थी जो कि रूल करते थे. यहाँ पे कोई भी सेंस ऑफ डेमोक्रेसी नहीं देखी गई थी. डिफरेंट लैंग्वेजेस, कस्टम्स एंड कल्चर्स, नो शेयर्ड नेशनल आइडेंटिटी. यहाँ पे कुछ भी नेशनल आइडेंटिटी नहीं थी लोगों के दिल में. यहाँ पे कोई भी यूनिटी नहीं थी लोगों में. एंड यहाँ पे मोनार्कीज जिस तरीके का भी लोगों को रखते थे, पीपल वर लिविंग द लाइफ दे वर बीइंग लेड टू. नाउ द एरिस्टोक्रेसी एंड द मिडिल क्लास. द एरिस्टोक्रेसी, पावरफुल क्लास कंट्रोल्ड लैंड एंड वेल्थ. ये बहुत ही पावरफुल क्लास थी जो कि कंट्रोल करती थी लैंड एंड वेल्थ. ये बहुत वेल्दी पीपल थे जिनके पास ऑफकोर्स पैसा था, तो उनकी पावरफुल अथॉरिटी थी नेशन में एंड उनकी बातें कहीं ना कहीं सुनी जाती थी. कॉमन लाइफ स्टाइल अक्रॉस यूरोप, ओन्ड लैंड, टाउन हाउसेज, स्पोक फ्रेंच, मैरिड अक्रॉस कंट्रीज, कनेक्टेड एलीट फैमिलीज. तो यहाँ पे बेसिकली यही होता था कि इन लोगों के पास, ये लोग ज़मींदार थे, इनके पास लैंड्स थे, ये लोग फ्रेंच बोलते थे, इनके पास बहुत बड़े बड़े बहुत ब्यूटीफुल टाउन हाउसेस थे एंड ये लोग मैरी करते थे अक्रॉस कंट्रीज़ ताकि इन लोग के नेटवर्क बिल्ड हो सकें. एंड इस मैरिज के थ्रू वो लोग एलीट फैमिलीज़ ऑफ अदर कंट्रीज़ से भी कनेक्ट करते थे एंड उनका नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग होता था विद टाइम. देन द सेकेंड क्लास वॉज द पीजेंट्री, लार्जेस्ट पॉपुलेशन ग्रुप. जो हमारे एलीट क्लास थी, एरिस्टोक्रेसी थी, वो बहुत कम लोग थे इन नंबर इफ़ देखा जाए तो. बट द पीजेंट्री फॉर्म द मेजर पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री. वेस्टर्न यूरोप, स्मॉल लैंड ओनर्स एंड टेनेंट्स. तो वेस्टर्न यूरोप में क्या था कि कुछ कुछ लैंड ओनर्स एंड टेनेंट्स थे, बट स्मॉल लैंड ओनर्स थे. वो लोग उतने पावरफुल नहीं थे और उतने वेल्दी भी नहीं थे जितने एरिस्टोक्रेसी थे. ईस्टर्न यूरोप वर्कड ऑन लार्ज एस्टेट्स एज सर्व्स लाइक बॉन्डेड लेबर्स. तो यहाँ पे क्या हुआ था कि जो वेस्टर्न यूरोप था वहाँ पे स्मॉल लैंड ओनर्स रहते थे एंड जो ईस्टर्न यूरोप था वहाँ पे बेसिकली जो बॉन्डेड लेबरर्स होते हैं उनकी तरह लोग रहते थे जिनको वहाँ पे सर्व्स भी बोला जाता था. एंड द टैक्स दे यूज्ड टू गिव वाज सर्फडम. एंड नाउ वी टॉक अबाउट द मिडिल क्लास एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. Industrialization began in 18th century England, spread to France and Germany in the 19th century. So industrialization began in full boom in the 18th century in England and which was followed by France and Germany in the 19th century. Rise of industrialists, businessmen, professionals. These educated liberal middle class wanted equality, freedom and national unity. तो अब यहाँ पे क्या हो रहा था कि जो मिडिल क्लास थी, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया
तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन एंड प्रोफेशनल्स देखे गए जो कि एजुकेटेड पीपल थे, एंड बिकॉज दे वर एजुकेटेड दे न्यू द इम्पोर्टेंस ऑफ इक्वालिटी एंड यूनिटी अमंग द सिटीजन्स ऑफ अ नेशन। बिकॉज अगर उनके मन में सेंस ऑफ यूनिटी एंड बिलोंगिंगनेस होगी तभी वो लोग फ्रीडम गेन कर पाएंगे। एंड इसीलिए ये जो लोग थे दे वांटेड इक्वालिटी, फ्रीडम एंड नेशनल यूनिटी। What did liberal nationalism stand for? लिबरलिज्म का मतलब क्या है? लिबर्टी प्लस इक्वालिटी। तो लिबरलिज्म दो वर्ड्स को मिलके बनता है जो कि है लिबर्टी एंड इक्वालिटी। एंड लिबरल मीन्स फ्री। लैटिन लिबर जो लैटिन वर्ड था, लिबरलिज्म एक लैटिन वर्ड से इंस्पायर्ड है जिसका मतलब होता है फ्री। तो लिबरलिज्म मीन्स टू बी फ्री, स्टूड फॉर इंडिविजुअल फ्रीडम। तो यहाँ पे इंडिविजुअल फ्रीडम के लिए जो एक्सप्रेशन ऑफ टर्म है उसको बोला जाता है लिबरलिज्म। इक्वालिटी बिफोर लॉ, यस, लॉ के बिफोर हर इंसान को इक्वल राइट है अपनी बात रखने का एंड अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने का। गवर्नमेंट बाय कंसेंट, नो मोनार्की। यहाँ पे कोई भी मोनार्की नहीं हो, यहाँ पे डेमोक्रेसी हो, आप अपनी मर्जी से अपना गवर्नमेंट चूज़ कर सकते हो बाय द मीन्स ऑफ इलेक्शंस। ये सब चीज़ें नेशनलिज्म, लिबरल नेशनलिज्म के लिए डिनोटेड थी। देन फ्रीडम ऑफ प्रेस, प्रेस को फ्रीडम मिली जाए, जैसे हमने नेपोलियनिक कोड में भी देखा था लास्ट लेक्चर में कि नेपोलियन ने सारे फ्रीडम ऑफ प्रेस को अबॉलिश कर दिया था एंड हर एक आर्टिकल को पब्लिश करने के पहले उन्हें नेपोलियन की परमिशन लेनी पड़ती थी। तो यहाँ पे लोग चाहते थे कि उन्हें फ्रीडम ऑफ प्रेस मिले। प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स, उन्हें प्रॉपर्टी राइट्स भी मिले जो कि उन्हें अभी नहीं मिल रहे थे। देन बट लिमिटेड डेमोक्रेसी, वोटिंग ओनली फॉर प्रॉपर्टी ओनिंग मैन। तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि जो लिबरल नेशनलिज्म है वो भले ही आपसे बोल रहे हैं कि वी नीड द राइट टू वोट फॉर आवर गवर्नमेंट, बट यहाँ पे वोटिंग पावर सिर्फ उन लोगों को दी जा रही थी जो प्रॉपर्टी ओन करते थे, एंड वो भी मैन। विमेन एंड पुअर मैन वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम पॉलिटिकल राइट्स। तो यहाँ पे एक डिस्क्रिमिनेशन था विमेन एंड पुअर मैन के साथ, क्योंकि उन्हें कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं दिए गए थे, उनके वोट की कोई भी वैल्यू नहीं थी। नेपोलियंस कोड रोल्ड बैक वोटिंग राइट्स, रिड्यूस्ड विमेन स्टेटस। यस, अगेन नेपोलियन के जो कोड था उसमें विमेन का जो स्टेटस था वो यहाँ पे काफ़ी रिड्यूस्ड विमेन का स्टेटस देखा गया था, एंड नेपोलियनिक कोड में भी यही हुआ था। देन इकोनॉमिक लिबरलिज्म, ये हमने देखा एक नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कि नेशनल लिबरलिज्म क्या था, बट अब हम देख रहे हैं कि इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सिग्निफिकेंस है इसका। मिडिल क्लास वांटेड फ्री मार्केट्स, नो टैक्स बैरियर्स, बिकॉज मिडिल क्लास पीपल वांटेड टू ट्रेड। सो उनके लिए जो टैक्स बैरियर था एक वो बहुत बड़ा हिंड्रेंस था उनके और मार्केट के बीच में, इसीलिए दे वांटेड फ्री मार्केट्स। Napoleon's time, 39 German states, different currencies, weights, taxes. Example, different regions had cloth length, trade confusion, multiple tax across borders, slowed business. तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग करेंसीज थी, टैक्सेस थे, वेट्स थे, जिनकी वजह से जो बिज़नेस का तरीका था वो बहुत स्लो हो रहा था। एंड यहाँ पे मल्टीपल टैक्सेस की वजह से क्या होता था कि आपके नेशन में, फॉर एग्जाम्पल देयर आर 2 नेशंस, तो जो हमारा बिजनेसमैन है वो जिस नेशन का है वहाँ पे टैक्स सिस्टम कम्प्लीटली डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू जिस नेशन से वो ट्रेड करना चाहता है। तो यहाँ पे जो दोनों नेशंस के बीच का जो टैक्स बैरियर था उसकी वजह से बिजनेस का जो पूरा प्रोसेस था वो बहुत स्लो हो गया था। नाउ वी टॉक अबाउट ज़ोल्बेरियन इन द 1834, जर्मन कस्टम्स यूनियन इनिशिएटेड बाय पर्शिया। तो ज़ोल्बेरियन बेसिकली क्या था? इट वॉज द जर्मन कस्टम्स विच वर इनिशिएटेड बाय प्रशा। अबॉलिश्ड इंटरनल टैरिफ्स, जो भी इंटरनल टैरिफ्स थे जो आपको टैक्सेस ड्यूटीज़ देनी पड़ती थी वो सब अबॉलिश कर दी गई थी। रिड्यूस 30% करेंसीज टू जस्ट 2, 30+ करेंसीज जो भी थी हमारी यहाँ पे उनको डिक्रीज करके खाली 2 करेंसीज लेके आ गए थे, एंड यहाँ पे हमारी एक कॉमन करेंसी देखी गई थी। एनकरेज्ड इकोनॉमिक यूनिटी, स्ट्रेंथेंड नेशनलिज्म। तो यहाँ पे इकोनॉमिक यूनिटी देखने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए जो हमारी करेंसीज थी उनको अब लाके सिर्फ 2 करेंसीज बना दिया गया था, जिससे स्ट्रेंथेंड नेशनलिज्म प्रमोट हुआ था।
देन अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। 1815 के बाद ऐसा क्या नया कंजर्वेटिज्म आया था, अब हम वो देखेंगे। गोल, रिस्टोर ट्रेडिशनल पावर आफ्टर नेपोलियंस डिफीट। तो जो ट्रेडिशनल पावर्स थी जो कि नेपोलियन ने अपने टाइम पे सब कुछ तहस नहस कर दिया था एक तरीके से, उनको अब वापस रिस्टोर करना। बिलीव्ड इन मोनार्की, चर्च, सोशल हायरार्की, फैमिली एंड प्रॉपर्टी। wanted to use modern reforms, army and economy to strengthen monarchies. तो now people wanted कि जो हमारी मोनार्की थी, चर्च थी, जो हमारी ओल्ड प्रैक्टिसेस थी, जो हमारी सोशल हायरार्की थी जिसमें रिच क्लास अलग थी, जो एरिस्टोक्रेसी, मिडिल क्लास, पीजेंट्स, वो दोबारा रिस्टोर की जाए। बिकॉज यहाँ पे जो रिच क्लास थी उनको प्रॉपर्टी के राइट ज़्यादा मिले हुए थे, तो अब ये लोग ये चाहते थे कि मॉडर्न रिफॉर्म्स जैसे कि आर्मी एंड इकोनॉमी को यूज़ करके मोनार्कीज़ को और स्ट्रॉन्गरली बिल्ड किया जाए। कांग्रेस ऑफ वियना इन 1815, hosted by Austrian Chancellor Metternich, attended by Britain, Russia, Prussia, Austria। तो यहाँ पे जो कांग्रेस ऑफ वीना हेल्ड हुई थी, ये की गई थी ऑस्ट्रियन चांसलर मेटर्निच के द्वारा, एंड ये अटेंड किया था ब्रिटेन ने, रशिया ने, प्रशा ने एंड ऑस्ट्रिया ने। इसके एम्स क्या थे? अंडू नेपोलियंस चेंजेस। जो भी नेपोलियन ने चेंजेस किए थे उनको अंडू करना, वापस से जो नेपोलियन के पहले के जो भी चीज़ें थी उनको रिस्टोर करना, जैसे कि रिस्टोर द ओल्ड मोनार्कीज एंड रीड्रॉ यूरोपियन बॉर्डर्स। तो नेपोलियन ने जो भी यूनिटी के लिए उसने जो भी चेंजेस किए थे उन सबको अंडू करना एंड यूरोपियन बॉर्डर्स को दोबारा रीड्रॉ करना। किए चेंजेस आफ्टर वियना। तो यहाँ पे जो कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुई थी उसके बाद क्या क्या की चेंजेस आए थे? तो फ्रांस में लॉस्ट टेरिटरीज बर्बन्स रिस्टोर्ड। तो अब यहाँ पे फ्रांस ने अपनी काफ़ी सारी टेरिटरीज़ को लूज़ किया था एंड जो बर्बन्स था उसको रिस्टोर कर दिया गया था दोबारा, लाइक बिफोर नेपोलियन। नीदरलैंड्स प्लस बेल्जियम, किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स। तो जो नीदरलैंड्स था और जो बेल्जियम था उन दोनों को मर्ज कर दिया गया था एंड द किंगडम ऑफ नीदरलैंड वॉज फॉर्म्ड। जेनोआ एडेड टू पीटमॉन्ट। तो यहाँ पे जो जेनोआ था उसको पीटमॉन्ट में ऐड कर दिया गया था। प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया गिवन मोर लैंड, इन लोगों को और ज़्यादा लैंड दिया गया था बिकॉज अभी हमने देखा कि जो हमारी यूरोप की जो बॉर्डर्स थी उनको रीड्रॉ किया गया था, तो यहाँ पे इसीलिए दे वर गिवन मोर लैंड। रशिया गॉट पार्ट ऑफ पोलैंड। तो पोलैंड का एक हिस्सा रशिया को भी दिया गया था। एंड जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स इक्वल टू अनटच्ड, मीन्स कि जो जर्मन कॉन्फेडरेशन था ऑफ 39 स्टेट्स, तो जर्मनी को टच नहीं किया गया था, वो जैसा था उसको वैसा ही छोड़ दिया गया था। देन censorship and repression. Conservative governments were autocratic, banned newspapers, songs, and plays that promoted liberty. Still, liberal nationalists continued fighting for freedom of press and rights. तो जो एजुकेटेड पीपल थे, भले ही गवर्नमेंट ने कितनी भी कोशिशें की न्यूज़पेपर्स बैन करने की, यूनिटी को पूरे हद तक रोकने की, बिकॉज वो तो चाहते थे कि मोनार्की इंटैक्ट रहे, बट स्टिल जो लिबरल नेशनलिस्ट्स थे उन्होंने पूरी तरीके से फाइट करते रहे वो लोग, ताकि उन्हें फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड राइट्स मिल सके। उसी की वजह से अब हमारा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे द रेवोल्यूशनरीज। आफ्टर 1815 जो भी कांग्रेस की वजह से जो चेंजेस आए, लिबरल्स वेंट अंडरग्राउंड टू अवॉइड अरेस्ट, बिकॉज वो लोग फाइट कर रहे थे, वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए, तो उनको अरेस्ट किया जा रहा था एंड उसी को अवॉइड करने के लिए वो लोग अंडरग्राउंड हो गए थे, यानी कि छुप गए थे। फॉर्म सीक्रेट सोसाइटीज़ अक्रॉस यूरोप, उन्होंने सीक्रेट सोसाइटीज़ बिल्ड की थी अक्रॉस यूरोप टू ट्रेन रेवोल्यूशनरीज एंड स्प्रेड आइडियाज़ ऑफ फ्रीडम, इक्वालिटी एंड नेशन स्टेट्स। तो यहाँ पे उन्होंने रेवोल्यूशनरीज और अपनी तरह रेवोल्यूशनरीज बिल्ड करने के लिए उनको लोगों को वो ट्रेन कर रहे थे, सीक्रेट सोसाइटीज़ बना के, छुप के, एंड ऑल्सो स्प्रेड कर रहे थे आइडियाज़ ऑफ फ्रीडम, इक्वालिटी एंड नेशन स्टेट्स। गिउसेपी मज़ीनी, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंडियन रेवोल्यूशनरी था एंड ही वॉज बॉर्न इन जेनोआ इन 1805 एंड ही जॉइंड कार्बोनरी सीक्रेट ग्रुप। तो जो यहाँ पे जो सीक्रेट ग्रुप था इटली में उसका नाम था कार्बोनरी एंड इसने ये ग्रुप को ज्वाइन किया था एंड एट 24 एक्साइल्ड फॉर रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी एंड वो एट द एज ऑफ
24, इतनी कम उम्र में उसको एग्जाइल भी कर दिया गया था, उसको देश निकाला दे दिया गया था बिकॉज वो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी करते हुए पकड़ा गया था. बट द गुड थिंग वॉज दैट ही फाउंडेड यंग इटली इन फ्रांस एंड यंग यूरोप इन स्विट्ज़रलैंड. तो ये जो है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज ऑफन टाइम्स इट इज़ आस्क्ड टू राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ग्विसिपी मजीनी. बट द गुड थिंग इज़ कि ये जो मेरे नोट्स हैं ये इतने पॉइंट वाइज हैं, दीज आर डिटेल्ड बट पॉइंट वाइज. तो आप अगर इनको याद करेंगे ये समझने के लिए बहुत ईजी हैं, तो इनसे आप समझ के बहुत ईजीली आंसर्स फ्रेम कर सकते हैं. देन बिलीव्स. Nations are natural. Italy should not stay divided. Wanted a unified democratic republic of Italy. Opposed monarchies strongly. His ideas inspired revolutionaries in Germany, Poland, France and Switzerland. तो अब यहाँ पे ग्विसिपी मजीनी के ग्विसिपी मजीनी के क्या बिलीव्स थे? ही थॉट दैट नेशंस आर नेचुरल. उनको डिवाइडेड नहीं रखा जाना चाहिए, एक यूनाइटेड फ्रंट होना चाहिए उन नेशंस का. एंड यहाँ पे डेमोक्रेसी होनी चाहिए, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक्स ऑफ इटली होने चाहिए. ही वांटेड यूनिटी. देन अपोज्ड मोनार्कीज स्ट्रांगली. उसको बिल्कुल लगता था कि मोनार्कीज बहुत गलत है एंड डेमोक्रेसी होनी चाहिए. एंड उसके आइडियाज़ से जर्मनी, पोलैंड, फ्रांस एंड स्विट्ज़रलैंड में भी रेवोल्यूशनरी बहुत इंस्पायर हुए थे. देन कंजर्वेटिव्स फियर्ड हिम. तो जो कंजर्वेटिव्स थे, जो ये सब चीज़ें चाहते थे मोनार्की एंड ऑल, ये लोग ही फियर्ड हिम डीपली. Metternich called him the most dangerous enemy of our social order. Why? Because Metternich wanted to keep monarchy intact. And ग्विसिपी मजीनी के इतने स्ट्रॉन्ग बिलीव्स थे एंड उसका तरीका इतना स्ट्रॉन्ग था लोगों को इन्फ्लुएंस करने का कि ही वॉज द मोस्ट फियर्ड मैन अमंग द कंजर्वेटिव्स. Then the revolutions of the 1830s. Conservative monarchies were restored in Europe after 1815, that is the Congress of Vienna. हमने अभी देखा कि monarchies दोबारा रिस्टोर की गई थी. But liberalism and nationalism started rising again, especially among the educated middle class, that is teachers, clerks and professionals. ये भी हमने अभी ऊपर डिस्कस किया कि यहाँ पे अब लोग अभी भी अपने जो नेशनलिज्म एंड लिबरलिज्म था उसके लिए लड़ रहे थे, स्पेशली द मिडिल क्लास एंड एजुकेटेड पीपल. दीज ग्रुप्स लेड रेवोल्यूशंस इन फ्रांस, इटली, जर्मनी, पोलैंड एंड ऑटोमन टेरिटरीज. तो इन्होंने ही यहाँ पे रेवोल्यूशंस किए काफ़ी हद तक अपनी ही आज़ादी के लिए. अब जुलाई रेवोल्यूशन 1830 जो फ्रांस में हुआ था. तो अब हमने यहाँ पे किन किन चीज़ों की बात की? फ्रांस, इटली, जर्मनी, पोलैंड. अब हम इन सब में देखेंगे कि यहाँ पे कैसे रेवोल्यूशंस हुए थे. तो द बर्बन किंग. The Bourbon kings restored after Napoleon were outthrown by revolutionaries. तो जो revolutionaries थे उनको जो बर्बन किंग्स थे जिनको नेपोलियन के बाद में दोबारा रिस्टोर किया गया था मोनार्क्स की तरह. जो लुई फिलिप था वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के अंडर किंग बना था बिकॉज बर्बन किंग्स को हटा दिया गया था. तो एक वो टेम्पररी किंग बन के आया था रूल करने के लिए, विच स्पार्क्ड रिवोल्ट्स अक्रॉस यूरोप. बिकॉज एक को निकाला गया एंड दूसरा आ गया था, तो यहाँ पे रिवोल्ट्स होने लगे थे पूरे यूरोप में. कोट, व्हेन फ्रांस स्नीजेस यूरोप कैचेस कोल्ड. ये मेटर्निच ने कहा था. ये एक बहुत ही एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट कोट है कि ये कोट किसने कहा था. एंड या फिर इसको फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में भी आ सकता है कि व्हेन डैश स्नीजेस यूरोप कैचेस कोल्ड. तो इस कोट का सिग्निफिकेंस ये है कि जब भी फ्रांस में कोई भी एक्टिविटीज़ होती हैं उससे पूरा यूरोप पे इम्पैक्ट पड़ता है. बिकॉज अगर फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी हो जाती है. देन बेल्जियम, इंस्पायर्ड बाय फ्रांस, रिवोल्टेड अगेंस्ट डच. उन्होंने भी डच के अगेंस्ट रिवोल्ट किया फ्रांस से इंस्पायर होके एंड गेन्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड्स. उनको नीदरलैंड से आज़ादी भी मिली. देन द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन द 1821 एंड बिटवीन 1821 to 1832. Greece had been under the Ottoman Empire since 15th century. Nationalist Greek wanted freedom and self-rule. Got support from the Greeks in exile, Western Europeans who admired ancient Greek cultures, artists and poets, example Lord Byron, who even fought in the war and died in 1824. Outcome, Treaty of Constantinople 1832 recognized Greece as an independent nation. तो ग्रीस ने भी
अपनी आज़ादी के लिए लड़ाई की थी। ये लोग ऑटोमन एम्पायर के रूल में थे सिंस द 15th सेंचुरी, बट नाउ इन्होंने अपनी फ्रीडम एंड सेल्फ रूल के लिए लड़ा एंड इनको सपोर्ट किया जो ग्रीक्स इन एग्जाइल थे, जिनको देश निकाला दे दिया गया था, एंड जो काफ़ी वेस्टर्न यूरोपियंस थे जिनको जो एंशंट ग्रीक कल्चर था वो बहुत अच्छा लगता था। ऑल्सो वहाँ पे उस टाइम पे काफ़ी आर्टिस्ट्स एंड पोएट्स थे जैसे कि लॉर्ड बायरन थे। उन्होंने काफ़ी मदद की थी ग्रीस को इंडिपेंडेंस दिलाने में, एंड ही ऑल्सो डाइड इन 1824। एंड इसका आउटकम क्या था कि उनको एक इंडिपेंडेंट नेशन बना दिया गया था। Then culture and nationalism, romanticism. Not just wars, culture also played a huge role in shaping nationalism. Culture का भी एक बहुत important role था nationalism में, because वो emotional front पे लोगों को confront करता था. Romanticism, a cultural movement that emphasized feelings, emotions, intuition and a shared cultural past, not reason and science. यहाँ पे emotions से लोगों को connect किया जा रहा था. Role of culture, art, poetry, music and folklore. बिल्ड नेशनल आइडेंटिटी, एक नेशनल आइडेंटिटी बिल्ड की जा रही थी लोगों के अमंग द सिटीजन्स. नेशनल प्राइड डेवलप थ्रू स्टोरी, सॉन्ग्स एंड ट्रेडिशंस. जो भी हमारा कल्चर होता है उसके थ्रू एक नेशनल प्राइड बिल्ड की जा रही थी ताकि लोग उसके लिए लड़ें. देन जर्मनी, वोल्क्सीस्ट. थिंकर Johann Gottfried Herder believed folk culture represented the true spirit of the nation. Volkslied, collection of folk songs, tales, dances essential to building German identity. Johann thought that culture में यूनिटी बिल्ड करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, एंड यहाँ पे जो उनके डांसेस हैं, सॉन्ग्स हैं, इनको यूज़ करके यूनिटी बिल्ड की जा सकती है. पोलैंड का केस देखें अगर, तो इट वॉज डिवाइडेड बाय रशिया, ऑस्ट्रिया एंड प्रशिया. Polish identity survived through language and music. Musician Karol Kurpinski turned folk dances into nationalist art, Polonaize Mazurka. Polish was banned in schools after Russian takeover. Clergy taught religion in Polish became a form of resistance. Many priests were arrested or exiled, language symbol of resistance. तो यहाँ पे क्या हुआ था ना कि पोलैंड में रशिया ने कंट्रोल अपना पूरा टेक ओवर कर लिया था, एंड इसीलिए वो लोग ये प्रमोट कर रहे थे कि स्कूल्स में भी पोलिश कभी भी ना बोली जाए एंड बच्चों को भी रशियन सिखाई जाए. तो जो भी कोई प्रीस्ट्स एंड क्लर्जी, जो भी लोग थे जो पोलिश को एज अ रिलीजन प्रमोट कर रहे थे, उनको या तो अरेस्ट किया जा रहा था या फिर उन्हें एग्जाइल किया जा रहा था. Economic hardships in the 1848, the revolution of the liberals and revolt. Alongside workers' revolts, middle-class liberals demanded political change. France in the 1848. Another uprising, Louis Philippe fled. जब भी जैसे ही सिचुएशन आउट ऑफ हैंड होने लगी, लुई फिलिपी जो एक टेम्पररी मोनार्क बन के आया था वो भाग गया. ही फ्लेड. रिपब्लिक डिक्लेयर्ड, यूनिवर्सल मेल सफरेज ग्रांटेड. तो यहाँ पे फ्रांस इन द 1848. तो अनदर अपराइजिंग, लुई फिलिपी फ्लेड. तो जब भी ऐसी सिचुएशंस आउट ऑफ कंट्रोल हुई तो लुई फिलिपी जो कि एक टेम्पररी मोनार्क बन के आया था, ही फ्लेड एंड रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया गया था देन फ्रांस को, एंड जो यूनिवर्सल मेल सफरेज था वो ग्रांट किया गया था. नेशनल वर्कशॉप्स क्रिएटेड टू प्रोवाइड जॉब्स को भी बहुत यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ाई गई थी. फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, जर्मनीज यूनिटी अटेम्प्ट. Liberals in Germany, Austria, Italy wanted constitutional governments and nation states. May 18, 1848, 831 elected representatives met in the Church of St. Paul, Frankfurt, drafted a constitution for Germany with a monarch under a parliament, offered the crown to Friedrich Wilhelm IV, King of Prussia. He rejected it. तो ना व्हाट हैपेंड वॉज कि जर्मनी ऑल्सो वांटेड इंडिपेंडेंस. तो मई 18 को वो लोग द चर्च ऑफ सेंट पॉल फ्रैंकफर्ट में मिले एंड उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया था जर्मनी के लिए. तो विद अ मोनार्क, उन्होंने मोनार्क के साथ किया था, एंड उन्होंने जो क्राउन था, जो पूरा शासन था, वो उन्होंने फ्रेडरिच विल्हेम को, किंग ऑफ प्रशिया जो था, उसको दिया था, बट उसने वो रिजेक्ट कर दिया था. वाई इट फेल्ड? नो सपोर्ट फ्रॉम मोनार्की और मिलिट्री. मोनार्की और मिलिट्री से कोई भी सपोर्ट नहीं मिला था इन लोगों को. मिडिल क्लास इग्नोर्ड वर्कर्स डिमांड्स.
वर्कर्स की, पीजेंट्स की जो भी डिमांड थी वो मिडिल क्लास ने भी इग्नोर की थी. एंड लॉस्ट पब्लिक सपोर्ट, पब्लिक को कोई भी सपोर्ट नहीं मिला था. या नहीं सॉरी, लॉस्ट पब्लिक सपोर्ट, पब्लिक ने इन लोगों को बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया था यहाँ पे जर्मनी को. एंड पार्लियामेंट डिसॉल्व बाय फोर्स, तो जो पार्लियामेंट था वो फोर्स से डिसॉल्व कर दिया गया था. And now this again is a very very important question from the exam point of view, that is the role of women in the 1848 revolutions. कि women क्या कर रही थी. तो women actively participated, women actively, this is written twice, formed political clubs, started journals and joined protests. तो विमेन ऑल्सो बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही थी पूरे इस रेवोल्यूशन में. उन्होंने पॉलिटिकल क्लब्स फॉर्म किए थे, उन्होंने जर्नल्स लिखनी स्टार्ट की थी एंड इवन उन्होंने प्रोटेस्ट्स को भी ज्वाइन किए थे. स्टिल डिनाइड वोटिंग राइट्स, स्टिल हमने देखा था कि विमेन एंड जो पुअर मेन थे उनको वोटिंग राइट्स नहीं दिए गए थे एंड ओनली अलाउड एज ऑब्जर्वर्स इन द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट. उन लोगों को ऑब्जर्वर्स की तरह दूर से बस जो भी हो रहा होता था वो देखने की परमिशन थी पार्लियामेंट में, उन्हें कोई भी राइट नहीं था कि वो भी कुछ उसमें बोल सकें. वॉइसेस ऑफ प्रोटेस्ट, तो ऑफकोर्स उन्होंने प्रोटेस्ट किया था. देन लुइस ऑटो पीटर्स, इसने कहा था कि लिबर्टी इज़ इनडिविजिबल, फ्री मैन मस्ट नॉट अलाउ अनफ्री विमेन. तो यहाँ पे अगर मैन फ्री हैं तो उन्हें विमेन को भी फ्री करना चाहिए. अनोनिमस विमेन्स लेटर, उसमें ऐसा लिखा था कि क्रिटिसाइज्ड हाउ इवन अ पॉलिश हर्ड्समैन कुड वोट बट नॉट एन एजुकेटेड प्रॉपर्टी ओनिंग विमेन. अगर एक विमेन प्रॉपर्टी ओन भी करती है तब भी, और वो एजुकेटेड है तब भी, जस्ट बिकॉज वो एक विमेन है इसीलिए वो वोट नहीं कर सकती है. एंड एक फुलिश हर्ड्समैन जो हल कर रहा है, जो ऐसे एनिमल्स हर्डिंग करता है, वो वोट कर सकता है. Then what were the results of the 1848 revolutions? Revolts were suppressed but monarchs learned they couldn't rule without reforms. तो उन्हें पता था कि अगर उन्हें अभी भी मोनार्की चाहिए तो उन्हें कुछ रिफॉर्म्स तो लाने पड़ेंगे. Gradually changes were introduced. Serfdom and bonded labor ended in Habsburg land and Russia. तो अब यहाँ पे जो सर्वडम एंड बॉन्डेड लेबर जो था वो पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था. एंड हंगरी गॉट मोर ऑटोनॉमी इन 1867. तो 1867 में हंगरी को और ऑटोनॉमी मिली और आज़ादी मिली. तो आज के वीडियो लेक्चर में हम इतना ही कवर करेंगे. ये काफ़ी थोड़ा लंबा वीडियो लेक्चर था बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. एंड इस पार्ट से जो हमारा आज का जो लेक्चर था उससे काफ़ी छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं एंड कुछ 5 to 6 मार्क्स के बड़े क्वेश्चंस भी आते हैं बोर्ड्स में, जिसका मैं एक सेपरेट वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी. तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप उसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल. एंड अगर आपको कोई भी डाउट्स एंड क्वेरीज हो प्लीज़ कमेंट बिलो एंड लेट मी नो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो. थैंक यू सो मच.